11th क्लास के कॉनिक सेक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये हाइपरबोला का टॉपिक चल रहा है। हाइपरबोला में हम लोगों ने बेसिक टाइप्स ऑफ हाइपरबोला देखा था। दो ही टाइप का हाइपरबोला होते हैं, दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखे और दोनों हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं ये हमने देखा है। अब बारी है हाइपरबोला के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हाइपरबोला में हमने यहाँ पर सबसे पहले ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों के दोनों हाइपरबोला के इक्वेशन हैं। ये दोनों के दोनों अतिपरवलय के समीकरण दिए हुए हैं। चूंकि जगह ये कम है इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ जो मेरे काम की चीज़ है मैंने वही लिखा है। 16x² - 9y² = 144 ये जो है अपने आप में एक हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला में हमें इसका सेंटर, वर्टिसेस, फोकी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस और इसेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ें निकालनी हैं। और ठीक ऐसे ही ये जो सेकंड इक्वेशन है x² - 2y² - 2x + 8y - 1 = 0, ये भी अपने आप में एक हाइपरबोला का इक्वेशन है और इस इक्वेशन से भी हमें यही सारी चीज़ें निकालनी है। कहने का मेन मकसद ये कि हाइपरबोला जो है हमारे पास दो तरह से मिलेगा हमें। एक जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है और एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। दो टाइप के हाइपरबोला के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं जिसमें हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो द गिवन हाइपरबोला दिया गया अतिपरवलय, इसके बाद जो भी आपका इक्वेशन है आप उसे लिखें। 16x² - 9y² = 144। अब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका हाइपरबोला बेसिकली यही दो फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इन दो फॉर्मेट में हमेशा मेन जो है वो इस बात पर अपना ध्यान रखिएगा कि = के बाद 1 होना चाहिए। = के बाद 1 करने के लिए अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है तो = के बाद 1 करने के लिए जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसी से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर = के बाद 144 लिखा है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 144 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा लैंग्वेज आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 144। दोनों पक्षों में 144 से भाग देने पर 144 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें = के बाद 1 बनाना है। जब आप 144 से सब में डिवाइड करिएगा तब ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें भी 144 से डिवाइड होगा, इसमें भी 144 से डिवाइड होगा और इसमें भी 144 से डिवाइड होगा। 16 के टेबल में 144 9 बार में आता है तो ये कैंसिल होकर आपका बचेगा x² / 9 - 9 के टेबल में ये 16 बार में आएगा तो ये आपका आएगा y² / 16 और = में ये 1 हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए, ये जो x² / 9 है हम इसे x² / 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y² / 16 को हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और = का ये अपने आप में 1 है। एक बार अगर आपके हाइपरबोला का इक्वेशन, एक बार अगर आपके अतिपरवलय का समीकरण अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तब आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म से दोनों को देख लीजिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से टाइप का है। जाहिर सी बात है यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं, आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि ये जो है ये हमारा ये टाइप 1 है। अब एक बार अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देखकर आपको टाइप समझ में आ गया तो यहाँ से ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद क्या आपको a और b की वैल्यू पता चल रही है? लैंग्वेज लिखिएगा, कंपेयरिंग द above equation with x² / a² - y² / b² = 1।
उपरोक्त समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर, और हमें कंपेयर करके तुलना करके क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें तुलना करके ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला होल स्क्वायर में होना चाहिए, इधर भी हमारा होल स्क्वायर में ही होना चाहिए। यहाँ से ए की वैल्यू जो है 3 आ रही है और बी की वैल्यू 4 आ रही है। आपको अगर ए और बी पता चल जाए, ए और बी पता चल जाए, उसके बाद सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाइएगा। सबसे पहले उत्केंद्रता का सूत्र लगाकर आप ई की वैल्यू निकालने वाले हैं। पहला काम ए और बी पता करना, ए और बी पता चलने के बाद आपको ई निकालना है। ई निकालने का फॉर्मूला यहाँ इसेंट्रिसिटी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ के बाद अगर आपको ए पता है, बी पता है और आपने अगर ई पता कर लिया, तब जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें जो है इस रूप में आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर ए और बी पता चल गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, इसके बाद हमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखना है, E इज इक्वल टू रूट अंडर, ये जो था हमारा टाइप 1 था, टाइप 1 में हमारा इसेंट्रिसिटी जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर आएगा, वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हमारा 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर हमारा 16 हो गया, और अपॉन का ए स्क्वायर वापस से 9 हो जाएगा। 9 प्लस 16 अपने आप में 25 बाई 9, 25 बाई 9 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये बनेगा आपका 5/3, 5/3। अब यहां पर आइए, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, ई की वैल्यू पता चल गई। ए, बी और ई तीनों की वैल्यू जब पता चल जाए, तब जो जो चीजें आपको निकालनी है आप बारी बारी से उसको निकालते चले जाइए। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन था, आपका जो हाइपरबोला का इक्वेशन है, आपका जो अतिपरवलय का समीकरण है, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ए का, बी का और ई का वैल्यू पता चल जाने के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी चीज़ों को रख देंगे। सबसे पहला चीज हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, केंद्र का निर्देशांक। तो पहला चीज में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये अपने आप में 0 0 होगा। हमारा हाइपरबोला अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में अगर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो है डायरेक्ट 0 0, केंद्र का निर्देशांक 0 0। सेकंड नंबर में हमारा है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक जो होता है, देखिए क्या होता है, प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a, 0। आपको यहां पर बस a की वैल्यू को पुट कर देना है। a की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 3, तो यहां पर इसी के बाद इज इक्वल टू लगाकर प्लस माइनस 3, 0, ये आपका आंसर हो गया। शीर्षों के निर्देशांक ये हमने ये निकाल लिया। थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी जो है प्लस माइनस AE, 0, प्लस माइनस AE, 0। चूंकि आपका हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म का था, करना कुछ नहीं है, ये प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे ही a और e को मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू आपकी 3 है, e की वैल्यू जो है 5/3 है। दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 और 3 कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो यहां पर
5 और ये तो हमारा 0 था ही, तो हमने ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी भी निकाल लिया, यानी नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। तीसरे नंबर की बात हो गई। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होता है? 2a होता है। तो इज इक्वल टू के बाद 2a, वैल्यू अगर a की आपको पता है तो a की वैल्यू आपको 3, तो यहां से 2 × 3 इज इक्वल टू 6 है। ठीक इसी तरह लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई इज इक्वल टू में 2b देना है, b की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। फिर उसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किसकी पुट करनी है? a की और e की। ये प्लस माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, ये भी निकाल लेंगे आप। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन का a। आपको b की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, दोनों को रख के सॉल्व कर दीजिए, जो निकलेगा वो आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण एज इट इज आपका y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष का समीकरण, ये आपका x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ई तो आपने पहले ही निकाल लिया। इस तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा तो स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। ये सारी चीज़ें तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, जो बचा हुआ पार्ट है, जो ये सब वाले हिस्से हैं, उसको भी आप इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये भी हमारा एक हाइपरबोला है, अतिपरवलय है, और इस हाइपरबोला में भी हमें ये सारी चीजें निकालनी है। लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम, हम इस हाइपरबोला को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले द given equation of hyperbola, अतिपरवलय का दिया गया समीकरण, जो भी आपका इक्वेशन है आप उसे लिखेंगे। तो आपका इक्वेशन है x² माइनस का 2y² माइनस का 2x प्लस का 8y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए x वाले को एक जगह इकट्ठा करिए, y वाले को एक जगह इकट्ठा करिए। तो यहाँ से x² माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 2y² प्लस का 8y, और ये हमारा -1 जो है अभी फिलहाल इधर ही रखिए, इज इक्वल टू में 0। अब आइए, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि x² और y² वाले जो टर्म हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, x² और y² वाले जो पद हैं, इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इनका गुणांक 1 होना चाहिए। इस बात का बस ध्यान रखें आप। यहां पर देखिए, x² का कोफिशिएंट तो 1 है, x² का गुणांक तो 1 है, लेकिन y² का गुणांक जो है वो
2 है, इनफैक्ट माइनस का 2 है। एक चीज और, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में रखिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणा प्लस में रखिएगा और वो भी 1 रखिएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से देखिए यहाँ पर 1 है और वो भी प्लस में है, लेकिन वाई स्क्वायर का -2 है। तब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हमारा वैसे का वैसे ही, इन दोनों में से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y और ये -1 = 0। यहाँ पर एक छोटा सा काम आप हमेशा करिएगा, जब भी आप कहीं से कुछ कॉमन निकालते हैं उसको वापस मल्टीप्लाई करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऊपर का लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस चेक करने में आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया होगा तो आपको तुरंत यही समझ में आ जाएगा। जिसे भी आपने बाहर कॉमन निकाला है उसे वापस मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लीजिए। अब इसे हमें होल स्क्वायर में चेंज करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इन दोनों को होल स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इन दोनों को होल स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास पहले से यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पहले से लिखा हुआ है। अगर मैंने अपनी तरफ से प्लस का 1 स्क्वायर दिया, अपनी तरफ से मैंने प्लस का 1 स्क्वायर अगर इसमें लगा दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने अपनी तरफ से क्या दिया, प्लस का 1 स्क्वायर, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का 1 स्क्वायर भी साथ में लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर आइए, ब्रैकेट के ये हमारा माइनस का 2 वैसे का वैसे ही, वाई स्क्वायर माइनस का 4y है। इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए, इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है प्लस के 2 स्क्वायर की। तो प्लस का 2 स्क्वायर अगर हमने इसको दिया तो बदले में माइनस का 2 स्क्वायर इससे ले भी लिया। जिसे आप जोड़ रहे हो उसे ही माइनस करिएगा और ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट के अंदर ही करिएगा। बाहर में माइनस का 1 है और इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ पर से आ जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये इलाका है इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला लगाकर ये देख सकते हैं कि यही आएगा। ये माइनस का 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, इसे आप ऐसे ही रखें। यहाँ पर माइनस का 2 जो है हमारा वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ से अगर आप देखें स्टार्टिंग के ये 3 टर्म तो ये आपको नजर आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हमारा माइनस का 4, माइनस का 1 और इक्वल टू 0 अभी हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर माइनस का 1, अब ये नहीं कि -1 और -2 मिलाकर -3 लिख दीजिए, ये दोनों को एक साथ मत ले लेना। -2 का इसके साथ मल्टीप्लाई है तो -2 का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर इस ब्रैकेट में 2 टर्म हैं, इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 ब्रैकेट में y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -2 जब इसके साथ होगा तो ये प्लस का 8 आएगा और हमारे पास पहले से माइनस का 1 है और इक्वल टू में 0। अब आइए, ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही -2 ब्रैकेट में y माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही -1 माइनस का 2 प्लस का 8 तो ये प्लस का 6 बनेगा इक्वल टू 0। ये प्लस के 6 को उधर भेज दीजिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 6। इक्वल टू के बाद हमको 1 बनाना है। इक्वल टू के बाद हमें 1 बनाने के लिए -6 से सब में डिवाइड करना होगा। -6 से डिवाइड क्यों? क्योंकि हमको इक्वल टू के बाद प्लस का 1 चाहिए।
हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इज इक्वल टू के बाद प्लस का 1 है। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि क्या इज इक्वल टू के बाद माइनस का भी 1 हो सकता है? माइनस का 1 हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप दोनों साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस जो है यहाँ लग जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर भी अगर दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल टू के बाद प्लस का लेके चल रहे हैं या माइनस का लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। ये नहीं कि इज इक्वल टू के बाद आपने -1 बना के रखा है और इस वाले को देख लें। इज इक्वल टू के बाद अगर माइनस बनाना है तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ -6 से मल्टीप्लाई कर, अब -6 से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों पक्षों में, दोनों साइड में मैं -6 से डिवाइड कर दूंगा। लैंग्वेज लिख दीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -6। दोनों पक्षों में -6 से भाग देने पर तब इसके नीचे भी -6 आएगा, इसके नीचे भी -6 आएगा और इसके नीचे भी -6 आएगा। इस पूरे ब्रैकेट के सामने में तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, बस ये माइनस जो है वो सामने लगा दूंगा मैं। तो ये माइनस ब्रैकेट में x-1 का होल स्क्वायर अपॉन का 6, ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस बन जाएगा और ये 2 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y-2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 और इधर में इज इक्वल टू में ये प्लस का 1 आएगा। अब कुछ कुछ चीजें जो हैं आपको इसके हिसाब से दिखना शुरू हुई हैं, अभी शुरू हुई हैं, पूरी तरह से बना नहीं है क्योंकि नीचे में हमें स्क्वायर चाहिए। डिनोमिनेटर स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, हमारा डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। यहाँ पर नीचे में अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो ये -x-1 का होल स्क्वायर अपॉन ये जो 6 लिखा है, क्या मैं इसे √6 लिखकर इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या मैं इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। √6 का होल स्क्वायर करिएगा आपका 6 आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू में हमारा 1 जो है वैसे का वैसे ही है। अब इस फोटो को ध्यान से मिलाकर देखिए किससे मैच हो रहा है। ये फोटो जो है इस वाले हिस्से से आपका मैच होगा। एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस है, ये देखिए x का स्क्वायर है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कहाँ से दिख रहा है, यहाँ तो केवल x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ तो एक ब्रैकेट के ऊपर है। अब याद कीजिए, पैराबोला में भी हमने वही किया, इलिप्स में भी वही किया, हाइपरबोला में भी अब वही करेंगे। क्वेश्चन जब रहता है हमारा स्मॉल x और स्मॉल y में, हम उसको कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज किया करते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट माना x-1 को हम कैपिटल X मान लेते हैं और y-2 को हम कैपिटल Y मान लेते हैं और उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तब आपको ये क्या दिखेगा, -x² अपॉन √6 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन √3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1। अब चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से दिख रही होंगी कि ये सेकंड वाले टाइप का हाइपरबोला है। अब यहां पर लिख दीजिएगा ऑन
comparing the above equation with, हम जो इसकी तुलना करने वाले हैं वो किससे, -x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 से। -x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 से जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, हिंदी में लिखा हुआ है उपरोक्त समीकरण की तुलना -x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 से करने पर। अब यहां से आइए, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू √6 है, b की वैल्यू √3 है। a और b जब पता चल जाता है तब a और b पता चलने के बाद हम सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करके e की वैल्यू निकालनी है। We know that, हम जानते हैं, यहां पर चूंकि हम ये वाला हिस्सा लिया है तो यहां पर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू √b² प्लस a² अपॉन b²। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू आपकी अगर √3 है तो b का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। a की वैल्यू अगर √6 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, अपॉन b² वापस, तो b की वैल्यू अगर √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3 आएगा। 3 + 6 9 अपॉन 3 कट के ये 3 आएगा, तो ये बचा रूट के अंदर 3। E की वैल्यू भी हमारी आ गई, A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है। अब जिस चीज को हमें निकालना है हम बारी बारी से वो सारी चीजें निकालेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि क्वेश्चन जो है आपका x y में था, लेकिन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म X और Y में है। अब जिस तरह से हमने इलिप्स के क्वेश्चन में से सॉल्व किया है, अब बस वैसे ही सॉल्व कर देना है। जैसे सबसे पहला बात, हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर निकालेंगे। A का, B का और E का वैल्यू निकल जाने के बाद हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, केंद्र के निर्देशांक, ये हमारा फॉर्मूला में 0 0 है। अब यहां पर से आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को लेके चलना होगा। ये जो 0 और 0 लिखा हुआ है, ये अपने आप में कोऑर्डिनेट एक निर्देशांक है, और निर्देशांक में पहले x की वैल्यू रहती है, बाद में y की वैल्यू रहती है। तो ये जो पहला वाला हिस्सा है ये x का वैल्यू है, जो दूसरा वाला हिस्सा है y का वैल्यू है। तो पहला वाला x का वैल्यू है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। कौन सा x कौन सा y? कैपिटल X और कैपिटल Y, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल X और कैपिटल Y में है। इसके बाद ये कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू रख दीजिए। कैपिटल X का वैल्यू आपका x-1 था, तो यहाँ पर x-1 इज इक्वल टू 0 एंड y का वैल्यू जो था y-2 था, तो y-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपका हर एक आंसर छोटे वाले x और छोटे वाले y के रूप में आना चाहिए। हमने छोटे वाले x में 1 निकाला और छोटे वाले y में 2 निकाला। इसके बाद एक लाइन लिख दीजिएगा, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर
क्या बनेगा 1,2। अतः केंद्र के निर्देशांक बराबर 1,2। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इलिप्स में आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वह ठीक वैसे ही आप यहाँ से फॉर्मूले को देखते जाइए कि आपको किसका फॉर्मूला देखना है, क्या क्या निकालना है, उसकी वैल्यू को उस तरह से पुट करते चले जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली बार जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, ये जो भी आपको x दिख रहा है ना, ये हर कैपिटल X है। ये जो x दिख रहा है, ये जो y दिख रहा है ना, ये कैपिटल Y होगा। कब? जब आपका इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में है। तो ये अगर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, निर्देशांक दिख रहा है, ये कैपिटल X का वैल्यू है और ये पूरा कैपिटल Y का वैल्यू है। इस तरह से आप बाकी चीज़ों को निकाल सकते हैं।